बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुकी है और कैनबरा में पाकिस्तान एक साइड मैच खेल रहा है, जहाँ पे 4 रोज़ा मैच है कि दूसरे दिन शान मसूद ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान से क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों को भी डिस्कस करेंगे और इस दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। दौरा ऑस्ट्रेलिया में PM11 के खिलाफ कप्तान शान मसूद की नाकाबिल शिकस्त डबल सेंचुरी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग 391 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। प्राइम मिनिस्टर 11 ने दूसरे दिन के अख्ताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बना लिए। इस तरह के मैच से टेस्ट की तैयारी में मदद मिलती है। मेरी कोशिश होगी कि इस फॉर्म को बरकरार रखूं, शान मसूद। हारिस रऊफ को बिग बैश लीग की इजाजत किसी दबाव में आकर नहीं दी। हारिस रऊफ हमारा प्रोडक्ट है, उनका करियर खत्म करने नहीं आए, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान टीम कल नेपाल के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद के कौमी अंडर 19 टीम को अहम मशवरे। न्यूजीलैंड में फतह पाकिस्तान विमेंस टीम के लिए बहुत अहमियत रखती है, कैटी मार्टिन। नेशनल T20 कप के सुपर 8 मरहले में एबटाबाद, कराची वाइट्स और पेशावर रीजन ने अपने अपने मैचेस में कामयाबी हासिल कर ली। PSL की तमाम टीमों ने अपने अपने 8 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शान मसूद कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान को रिलीज कर दिया। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए तैयार हूँ, साबिक भारतीय खिलाड़ी अजय जडेजा। रॉयल प्रीमियर लीग सीजन 14 के कांटेदार मुकाबले UAE अजमान में जारी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4-0 से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से अरशद लियाकत ने हैट्रिक की। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के बाहर साबिक खिलाड़ियों और अहदेदारान का एहतजाज। NC चेयरमैन मलिक हारून को हटाकर फौरी इलेक्शन करवाए जाएं, मुजाहिरीन का मुतालबा। सादिकाबाद में 23वें सालाना गोल्फ टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और मैच 149 रन 2 विकेटों के नुकसान पर प्राइम मिनिस्टर 11 ने स्कोर किए और पाकिस्तान की इस मैच में गिरफ्त इस लिहाज से अच्छी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान ने बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की है। आज के शो में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत कि जिनका स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ा नाम है, मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान ने क्रिकेट को सर्व किया और डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से इनका बड़ा अहम रोल इसलिए रहा कि इन्होंने हर वो मुमकिन फैसिलिटी फराहम की है अपने डिपार्टमेंट के क्रिकेटर्स को कि जो किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर को कोई भी टीम फराहम कर सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब, स्टेट बैंक की टीम को रन भी करते हैं और उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, ठीक ठाक है, खैरियत से? माशाल्लाह सीजन शुरू हो रहा है आपका? सीजन इंशाल्लाह शुरू हो रहा है 15 तारीख से। कब से कैंप लग रहा है स्टेट बैंक? कैंप इंशाल्लाह कल से लग रहा है। कल से इंशाल्लाह कैंप लग रहा है और यकीनी तौर पे हम जो है उस डोमेस्टिक सीजन में इस कैंप को भी कवर करेंगे और साथ साथ जो है वो हम जो है दीगर जो शुरू होगी डोमेस्टिक क्रिकेट जो अभी भी जारी है, लेकिन जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू होगी तो डेफिनेटली, क्योंकि जी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत आवाज़ उठाई है डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से, तो डेफिनेटली हम इस हवाले से भी मजीद शोज भी करेंगे। जबकि अमेरिका से बजरिया वीडियो लिंक हमारे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, अपने वक्त के बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त उनकी गुफ्तगू होती है। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान, आपको और ज़हीर भाई को बहुत बहुत सलाम और ज़हीर भाई को उम्र की सादत बहुत बहुत मुबारक हो। ज़हीर भाई माशाल्लाह उम्र की सादत भी हासिल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच ज़हीर भाई की जानिब से भी। साजिद भाई ये बताएं, आपने हेडलाइंस अभी देख ली होंगी और शान मसूद ने डबल सेंचुरी स्कोर कर दी। ये बताइए कि पर्थ में पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच है और जहाँ इस मैच को खेला जा रहा है कैनबरा में, वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि पिच जो है वो थोड़ी सी स्लो पिच है। आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, ये बताइएगा कि क्या दानिस्ता तौर पर यहाँ पे स्लो पिच पे पाकिस्तान को खिलाया गया, आउटफील्ड भी स्लो रही है कि जिसमें आसानी से बाउंड्रीज भी स्कोर नहीं होती, उसके बाद में पाकिस्तान को एकदम जाके दुनिया क्रिकेट की तेज तरीन पिच पे खेलना है पर्थ में, जो किसी हद तक थोड़ी आसान हो गई, लेकिन पर्थ फिर भी जो है वो पर्थ है। तो एज ए ओपनिंग बैट्समैन क्या कहेंगे कि कितना मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए और दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान को क्या स्लो पिच पे खिलाया गया?
देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। 2020 की नहीं, वर्ल्ड की बेहतरीन 2020 की बात करें, वर्ल्ड क्लास टीम है, होम एडवांटेज उन्होंने बिल्कुल अच्छा उन्होंने एडवांटेज लिया ऑस्ट्रेलिया ने। और जहां तक बात की जा रही है स्लो पिच पे, एक स्लो मैच देखा जाए, अगर देखा जाए पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो तो खड़ा गई। अगर शान मसूद के अलावा अगर 200 रन शान ने बनाए तो उसको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने 50 भी नहीं करे, बहुत बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया अपने प्लान में कामयाब हो गई है। ड्रॉपिंग पिच की बात की जाए, यकीनी तौर पर ड्रॉपिंग पिच पे, पर्थ की पिच पे खेलना 3.5 या पौने 4 दिन में टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। पाकिस्तान यकीनी तौर पर उस तरह की शेप में नजर नहीं आ रही। अगर ओपनर की बात की, इमाम की बात की, अब्दुल्ला शफी की बात की जाए, बाबर की बात की जाए, उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आ रही जिस तरह की नजर है। बाबर ने 40 रन जरूर बनाए, मगर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए नगमे फिक्रिया है। अगर शान 200 रन नहीं बनाते तो पाकिस्तान कितने रन बनाती? टोटल 200 रन बनाए थे पाकिस्तान ने। यकीनी तौर पर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए और पर्थ की तेज तरीन विकेट पे अगर मोइस जैसा फास्ट बॉलर, उनके पास मोइस जैसा फास्ट बॉलर 150 की तेज से बॉलिंग करता है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है, वर्ल्ड के बेहतरीन बॉलर उनके पास मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को ये शाहिनशाह अफरीदी को खिलाना चाहिए था, मैच प्रैक्टिस को कराना चाहिए। मगर यहाँ पर शाहिनशाह अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों नहीं खिलाया? मैच प्रैक्टिस एक ही साइड मैच था जिसमें पाकिस्तान की मैनेजमेंट को यकीनी तौर पर प्रोफेसर जो हेड कोच है उन्होंने यहाँ बैकफायर किया। शाहिनशाह अफरीदी को मैच प्रैक्टिस तो नहीं है टेस्ट की, तो जिस तरह उनको अगर मैच पे डायरेक्ट टेस्ट मैच खिला देंगे तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। क्या शायद शाहिनशाह अफरीदी 100% फिट है क्या? नहीं है, ये एक सवाल है। ठीक है ज़हीर भाई, आप चूंकि खुद भी आप ग्राउंड को भी रन करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त आपका स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड है स्टेट बैंक का, ये कोई स्ट्रेटजी समझते हैं आप कि पाकिस्तान को एक स्लो पिच पे खिलाओ, उसके बाद जाके तेज तरीन पिच पे खिला दो ताकि वो हम आहंग ना हो सकें पिच से? आप देखें अली भाई, अगर वो स्लो पिच थी तो आप बिल्कुल साजिद भाई ने सही बात कही है कि किसी प्लेयर ने हमारे 50 रन नहीं किए सिवाय शान मसूद के कि जिन्होंने 200 रन खेले। इसका मतलब ये कि उन्होंने आउट क्लास इनिंग खेली है जाकर। और मैं समझ रहा हूँ कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो स्लो पिच थी या पिच पे घास था या नहीं था, मगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर शान मसूद वाकई रन नहीं करते तो पाकिस्तान की टीम बिल्कुल 200 रन भी बमुश्किल कर पाती। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमें अभी ये नहीं सोचना चाहिए, हमें इस वक्त जो है ये चाहिए कि किसी तरीके से टीम हमारी इनफॉर्म रहे और परफॉर्म करे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पर्थ की विकेट के ऊपर भी जो है, ठीक है मुश्किल पिच ज़रूर है, पाकिस्तान के लिए मुश्किल ज़रूर होगा, मगर 15 दिन पहले पाकिस्तान की टीम गई है, वहाँ के वेदर को इंशाल्लाह ताला जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, वहाँ की पिच का बखूबी अंदाज़ा है। शान मसूद को स्पेशली इसलिए भी जो है एडवांटेज जा रहा है कि शान मसूद जो है वो इंग्लैंड में काउंटी खेलते हुए आए हैं, वो इंग्लैंड में काउंटी में उन्होंने रन्स भी किए और नो डाउट कि अब कप्तान बने तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया होगा कि उन्हें पता है कि अब उन्होंने सारे मैच खेलने हैं। पहले तो ये होता था कि एक मैच खेल लें, दूसरा मैच पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से शान मसूद ने लग कर बैटिंग की है, इसी तरीके से बाबर आजम, इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी जो है इसी तरीके से मुकाबला करें उनकी बॉलिंग का ऑस्ट्रेलिया की और जो है परफॉर्म करने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन जो तैयारियां जिस मकसद से मैच है खेला जा रहा है, उस मैच का जो मकसद है आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया ने इसको पूरे तरीके से इसको अपना हासिल किया, उसका मकसद, या पाकिस्तान को भी इससे कुछ गेन हुआ? ठीक है, शान ने 200 रन जरूर किए, लेकिन फिर बात वही आती है कि शायद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को वो माहौल ही नहीं देना चाह रहा था कि जहाँ पे पाकिस्तान जाके पर्थ पे टेस्ट मैच में सर्वाइव कर सके। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो होते हैं उनके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमें माहौल मिला या नहीं मिला। उन्हें जैसा माहौल मिलेगा उस माहौल के अंदर उनको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को और वहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमें किस तरह का इन्वायरमेंट मिला। मैं समझ रहा हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत गुड साइन हुआ है कि पाकिस्तान ने इस पिच के ऊपर भी 400 रन किए, जिस पिच के ऊपर पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने जो है, आप देखें ना 50 से ऊपर बाबर ने 40 रन किए सिर्फ, बाकी जो है अगर देखें तो 200 रन जो है शान मसूद ने किए। तो ये पिच हम कैसे कह सकते हैं कि इतनी आसान पिच थी? अगर शान मसूद 200 रन कर सकते हैं, अगर ये आसान पिच थी तो बाकी प्लेयर्स भी 200 रन करते साथ में। इसका मतलब ये है कि पिच इतनी आसान नहीं थी, शान मसूद खेले एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। ठीक है, अच्छा ये जो बाबर आजम की बात की है ज़हीर भाई ने, शायद एज ए क्रिकेटर आप किस तरह दिखते हैं? क्योंकि कल इसी कुर्सी पे मेरे साथ एक और क्रिकेटर मौजूद थे, सईद आज़ाद साहब। उनका ये कहना था कि जो बाबर ने 40 किए वो शायद 40 इसीलिए किए कि वो ज़्यादा देर उसकी आई साइट सेट हो गई, वो रवैये को समझ गया, पिच के माहौल को वो समझ गया, तो ज़्यादा देर खेल के वो अपनी एनर्जी को शायद कंज्यूम नहीं करना चाहते थे, तो सिर्फ 40 रन पे उन्होंने अपने आप को महदूद किया, बड़ी लंबी इनिंग खेलने नहीं गए, वरना वो भी 200 रन कर सकते थे। इस स्टेटमेंट से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं?
मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। कोई भी बैट्समैन 40 रन बना के 50, जब बाबर जैसा प्लेयर क्यों ऐसी हरकत करेगा? बाबर 100 करेगा, 200 करेगा। कोई भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो और अपनी फॉर्म को कंटिन्यू, बाबर की फॉर्म तो कोई इतनी अच्छी आउटस्टैंडिंग थी नहीं ना। टेस्ट मैच में कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला, फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहा है। जैसे शान ने अपने कैरियर की 25 ही सेंचुरी बनाई है। और ये यहाँ पर जरूर अली सलमान साहब ये बता चलो, हाई बैकलिफ्ट से हमारे लड़के खेले। बैकलिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। शान की जो बैकलिफ्ट है बहुत हाई बैकलिफ्ट थी, स्लो पिचेस में बॉल एडजस्ट करने में उनको आसानी होती है। तो ये चीज भी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बताते चले, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैट्समैन के लिए। बॉल और बैट के दरमियान जो बल्ला आपके पीछे से आता है कि बॉल आपकी 140 145 की पेस से आ रहा होता है, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और बाबर की मैं समझता हूँ, बाबर की इस बात को कंटिन्यू रखना चाहिए थी। बाबर को अगर बाबर की 40 रन बनाते, वो बैट्समैन नहीं होता 40 रन के पास, तो बैट्समैन को 100-150 रन बनाना चाहिए। तो ये चीज मंदर रखते हुए बाबर को 40 रन पे मंजर रखना चाहिए। बाबर को पिच पे ज्यादा खड़ा रहना पड़ेगा। दोनों टीमों को फर्क बाबर का है, जो यकीनी तौर पर उनके कप्तान ने भी वहां के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का अगर देखा जाए, बहुत से खिलाड़ियों ने बात की, रैंगर ने भी ये बात की, यकीनी तौर पर बाबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर को टारगेट बना के रखेंगे। और दूसरी चीज अली सलमान साहब, हम बात करें वो शॉर्ट पिच पे ज्यादा अटैक करेंगे। शॉर्ट पिच पे आपके जो बॉलिंग कोच है, हेड कोच है, उन्होंने पता नहीं काम करना है नहीं करना। पाकिस्तान के बैट्समैनों को शॉर्ट पिच करेंगे, बम्पर पे आउट करने का प्लान करेंगे वो। ठीक है साहिब भाई, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन आपने चूंकि बात ऐसी कर दी है, इसलिए मुझे 10-20 सेकंड के अंदर इसको जरा समअप कर दीजिएगा। ये आपने हाई बैकलिफ्ट की बात की है, टेक्निकली आप बेहतर बता सकते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ द गेम पूछ रहा हूं, जब आप हाई बैकलिफ्ट के साथ आते हैं तो आपका बल्ला बाहर निकलने के चांस नहीं होते, और जब बल्ला बाहर निकलेगा ऑस्ट्रेलियन पिच में, तो फिर स्लिप के अंदर 4-4 स्लिप और 2 गलियां खड़ी होती हैं। ये मिसाल आपकी आप देख लें, इमाम उल हक को देख लें, कितना हाई बैकलिफ्ट से आया, कितने झटके थे वो खेले, काउंट बैन हो गई। मिसाल आपके सामने मौजूद है। हाँ। आपने इमाम को देखा, यही चीज बताने की जरूरत है। और यही जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, ये नाहल मैनेजमेंट है कि कोचिंग कोर्स करके नहीं गए, कर ठीक है डंगे की चोट पे आ गए, डंगे की चोट पे उन्होंने तमाम चीजों को हेड कोच बन गए। छोटी छोटी चीजें इनको काम करने की जरूरत है। हम पाकिस्तान की क्रिकेट को क्रिटिसाइज नहीं करें, जो गलतियां देख रहे हैं ये चीजें हम बताने की कोशिश करें इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से। ठीक है, ठीक है, इस वक्त लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मजीद बात करेंगे साहिद भाई से और जहीर भाई से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के उस परफॉर्मेंस के बारे में कि जहाँ पे कैनबरा में पाकिस्तान ने अब 149 रन पे महदूद किया हुआ है अभी तक, और 2 विकेट अब तक प्राइम मिनिस्टर 11 ऑस्ट्रेलिया की गिर चुकी हैं। लेकिन हम बात करेंगे ज़रा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला के हवाले से। और वहाब रियाज ने जनाब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ का जो है वो कैरियर ख़त्म करने के लिए नहीं आए और किसी दबाव में आकर जो है वो NOC नहीं दिया। ज़हीर भाई, आप खुद भी चूँकि मैनेजर भी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं बड़े ज़बरदस्त, ये जो हारिस रऊफ का मामला है इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हारिस रऊफ ने कहा कि जी मैं तो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार ही नहीं था, मुझे कभी किसी ने कहा ही नहीं, और जिसकी वजह से मैंने मना किया। तो आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा यहाँ पे बैकफुट पे नजर आया है? देखें, जब हारिस रऊफ जैसे प्लेयर्स 4 डे मैचेस नहीं खेलेंगे तो फिर यही होगा कि हम पहले भी कहते थे ये 4 ओवर के प्लेयर हैं, शुएब अख्तर और वका यूनुस से ना मिलाएं। उन्होंने बड़ी जान मारी है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को उन्होंने जो है कई जगहों पे बड़ा मैच जितवाया है। ये सिर्फ T20 के प्लेयर्स हैं, और ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो है बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं कि ये जो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इन्होंने उसको दूसरी लीग खेलने की अप्रूवल दी है तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है पाकिस्तान होना चाहिए था, और मेरा ख्याल है कि नहीं देनी चाहिए थी। उनको कहते हैं आप खेलें, 4 डे मैचेस हो रहे हैं शुरू, खेलें 4 डे मैचेस, क्यों नहीं खेल सकते? पैटर्न ट्रॉफी के मैचेस खेलें किसी भी टीम के साथ। तो फिर जब वो खेलना ही नहीं चाहते, इसका मतलब ये है कि ना टेस्ट क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, ना 4 डे, ना 1 डे भी के लिए भी जो है वो एलिजिबल, इसका मतलब नहीं है। तो सिर्फ T20 में पैसा कमाना और T20 के लिए खेलना है। तो शुएब अख्तर और वका यूनुस का नाम उनको देना ज्यादती होगी। ठीक है, ज्यादती होगी। सही, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने तो उस दौर में क्रिकेट खेले जब एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर था। पाकिस्तान की टीम को तो छोड़ दें, डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट में भी एक से बढ़कर एक बॉलर था आपके पास। फिर मोहम्मद जाहिद थे, अगर मैं UBL की बात करता हूं तो तनवीर मेहदी जैसा बॉलर उनके पास था। अगर मैं उसके बाद KRL की बात करता हूं तो वहां पे जो जाफर नजीर जैसे बॉलर होते थे। अगर नाम लेता जाऊंगा तो कम हो जाएगा। कस्टम की बात करता हूं तो वहां पे नदीम इकबाल जैसे बॉलर थे। एक से बढ़कर एक एक्सप्रेस बॉलर हर टीम के अंदर मौजूद था। अब पाकिस्तान में इतना कहते हैं कि एक बॉलर खेलना नहीं चाह रहा और हम उसके पांव पकड़ रहे हैं कि यार जितनी क्रिकेट तुम खेलना चाहते हो तुम खेल लो, जितनी बॉलिंग तुम करना चाहते हो तुम कर लो, अपने हिसाब से वर्कलोड मैनेज कर लो, बस खेल लो आके तुम।
अली सलमान जहीर भाई यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए, लाहौर कलंदर यहाँ छा गए, प्लेयर पावर छा गए, नहीं लाहौर कलंदर छा गए, गांधी जी छा गए, आके जावेद छा गए, और उनकी जो पूरी मैनेजमेंट थी, जो बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, उन्होंने अपने आप को मनवा लिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पता नहीं था, हारिस तो आज पहली दफा तो ऑस्ट्रेलिया जाके नहीं खेल रहे, तो काफी अरसे से खेल रहे हैं। और यकीनी तौर पर जो मौजूदा चीफ सिलेक्टर हैं, जो यकीनी तौर पर मैं उनको कोच मानता हूँ, चीफ सिलेक्टर की तो है कुर्सी पे बैठने के एल ही नहीं है वहाब रियाज साहब, तो कोच होते ज्यादा बेहतर होते। 6 छक्के खाने के बाद भी कोच होते? जी सर, 6 बॉलों में 6 छक्के खाने के बाद भी कोच होते? जब उमर गुल को आप बना सकते हैं तो उसको भी बना सकते हैं। देखिए चीफ सेलेक्टर लिए तो पहले ही मैं यकीन तो अच्छा अली सलमान साहब 10 तारीख को पाकिस्तान 2020 का फाइनल खेला जा रहा है। हाँ। अब 12 तारीख को ये कजाफी स्टेडियम सिलेक्शन कमेटी का इजलास बुला रहे हैं, ये बैकफायर करके नेशनल स्टेडियम कराची में इजलास कर लेते हैं, मौजूद थे सारे मजे लेने यहाँ आगे, मगर इजलास लाहौर में बना रहे हैं, वहां के मीडिया को खबर देंगे, यहाँ के मीडिया को नजरअंदाज करते हैं। बात सिंपल सी है, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह एनओसी नहीं देना चाहिए थी। जब एनओसी यकीनी तौर पर जो दी है वो, और बहुत से प्लेयरों को दिया, जमान को भी दिए, उनको भी दिए, या 28 दिन की एनओसी देने का कोई राइट नहीं है। आपकी पाकिस्तान सुपर लीग में कौन से ओवरसीज प्लेयर आ रहे हैं, पहले तो ये बताइए। आप तो अपने प्लेयरों को एनओसी दे देते हैं। और पाकिस्तान जहीर भाई ने बहुत प्यारी बात की, 4 ओवर के बॉलर को इतने सर पे चढ़ाने की वजह क्या है? ये सिर्फ वजह ये लाहौर कलंदर का प्लेयर पावर है, और आकिब जावेद यकीनी तौर पर जो आड़े हाथों लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पे आता है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर ब्लैकमेल कर दिया गया है, और ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को। जैसे अम्माद वसीम ने जिसने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया, मेरे अपने जराए बता रहे हैं वो अपने फैसले पे सोच रहे हैं। ये क्या होता है? पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक किया जा रहा है। पाकिस्तान के पास क्रिकेटरों की कमी नहीं है, जब तक हम सबक नहीं देंगे, खिलाड़ी कोई मिसाल नहीं बनाएंगे, तो ये तमाम चीजें आप कहांगे आगे ये आपने प्रोफेसर साहब जो यकीनी तौर पर जिनको रमीज राजा ने उनको एनओसी दी थी और फौरी तौर पर कहा था 12 तारीख को वापस पहुंचे, तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिसको कुर्सी मिलती है अपने मजे लेता है, और जो चाहता है छक्के चौके मारे जा रहा है, मगर पाकिस्तान के साथ सेंसियर लोग नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा मुझे जहीर भाई के पास जाना है, लेकिन अभी आपने चूंकि कराची का जिक्र कर दिया तो जरा मुझे बता दिएगा, आपने तो बड़े सर्द और गम देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, ये पाकिस्तान के नक्शे में तो कराची नजर आता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नक्शे में कराची आपको नजर आता है? क्योंकि मुझे तो कराची नजर नहीं आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नक्शे में। देखिए बिल्कुल मैं आपकी ये बात को सेकंड करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह नजर आना चाहिए। या कमेंट्री की बात करूं, कोचों की बात करूं, ये तमाम इन्होंने बहुत बड़ा बैकफायर किया, बहुत बड़ी ज्यादती की है, मेरिट का कत्ल किया। ये नहीं है मैं आप मेरे सामने बैठे, मैं आपको बहुत पहले से देखते आ रहा हूं, ग्राउंड से पे बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं, और कमेंट्री की बात नहीं कर रहा साजिद भाई, कमेंट्री पे भी ज्यादती हुई है। देखिए डंके की चोट पे मेरिट का कत्ल हुआ, सिंध के साथ नाइंसाफी की है, कराची के साथ डंके की चोट पे नदीम खान को जुनैद जियाओ उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया क्रिकेट का। कमेंट्री पे और कोचों पे सिफारशी कोच से लगाए, और पाकिस्तान नेशनल 2020 बैकफायर कर गया। ये क्रिकेट हो रही है 2020 यार, मजाक बन रहा है। स्वाय मिड विकेट और मिड ऑफ के अलावा इनको शॉट मारने का अलग कोई प्लेयर नहीं है। ये क्रिकेट खेलने इनको कुछ सेंस ही नहीं है क्रिकेट खेलने की। जितने बड़े बड़े 40-40 साल के लड़के नेशनल 2020 खेल रहे हैं, लकमिया फिक्री है यार, पाकिस्तान की क्रिकेट पीछे चले गए, इन्होंने दफन कर दिए पाकिस्तान क्रिकेट को। मैं यकीनी तौर पर जिस तरह आपने इंट्रो में बात की ना, डिपार्टमेंट का नेमल बदल नहीं है, डिपार्टमेंट है तो पाकिस्तान क्रिकेट है। और आज जितने लोग ये बैठे हैं ना, डिपार्टमेंट की पैदावार है। और पाकिस्तान यकीनी तौर पर कराची में सारे मुल्क के लोग आगे क्रिकेट खेल रहे हैं, टेप बॉलो सारे क्रिकेट कराची में हो रही है, मगर कराची की कमेंट्री करने वाले कोच इनको नजर नहीं आ रहे। कोई शर्म करो, कोई हया करो यार। साहिब भाई मेरा जब से सवाल था कमेंट्री का मकसद ये था, मेरा सवाल ये था कि अब होर्डिंग देखी, कल मैंने परसों आमिर मलिक साहब से भी सवाल किया था, होर्डिंग्स के अंदर कराची के प्लेयर हमें नजर नहीं आते हैं। फिर जुनैद जिया के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जुनैद जिया कहते हैं कराची का मीडिया सवाल बहुत ज्यादा करता है। फिर कमेंट्री का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, और भी बहुत सारी चीजें मैं कहना नहीं चाहता हूं ये बात इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से बैठ के, लेकिन तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कराची का लड़का अगर मैन ऑफ द मैच लेता है तो उसको मैन ऑफ द मैच किससे दिलवाया जा रहा है। मैं इस तफसील में नहीं जाना चाह रहा। इस शहर में बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, अंसार बर्नी, सारिम बर्नी जैसे लोग मौजूद हैं, जफर अब्बास जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मैन ऑफ द मैच किससे दिलवाया जा रहा है मैं इस तफसील में भी नहीं जा रहा। लेकिन जहीर भाई ये जो अभी बात की उन्होंने, ये हारिस रऊफ के हवाले से जरा बताइएगा, क्योंकि आप खुद भी टीम को रन करते हैं। अगर कोई बॉलर अगर नहीं खेल पा रहा, उन्होंने कहा कि हम कैरियर खत्म करने के लिए नहीं है, हारिस रऊफ का कैरियर खत्म करने के लिए नहीं आए। बेहतर नहीं होता कि हारिस रऊफ के ऊपर से हट के नजरें, तो फिर हमारा ये डोमेस्टिक सीजन किधर जा रहा है जो हमने 3-4 साल से जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा दिए नए सिस्टम के नाम पे। आप एक बॉलर नहीं आजमा सकते, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो मोहम्मद अली को भेज देते। आप हारिस रऊफ की मिन्नतें तरल्ले क्यों कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि अगर पहली बात तो ये है कि
मेरे ख्याल है हमारे चीफ सेलेक्टर भी समझते हैं कि हारिस रऊफ जो है वो 10 ओवर उनके लिए खेलना मुश्किल होता है, तो टेस्ट क्रिकेट तो बहुत बड़ी बात है। तो टेस्ट क्रिकेट में तो नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि वो तो 4 डे के मैचेस ही नहीं खेले। तो जब तक जिस प्लेयर ने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को टेस्ट ना किया हो कंटिन्यू मुस्तकिल तौर पे, तो फिर वो उससे क्या ये भी सियालकोट का मोहम्मद अली है, ये आपने इसको रेड़ा विकेट पे मैच खिला दिया, इसका डेब्यू करा दिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या इसका पेस कम है क्या? ऑस्ट्रेलिया में ये कामयाब नहीं हो सकता था? बिल्कुल मोहम्मद अली का चांस बनता था। और अब्बास का देखें, अब्बास तो आपको पता है इंग्लैंड के जगह सीम स्विंग गेंदों के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया में यही तो होता है। ऑस्ट्रेलिया में कोई ये तो नहीं देखते कि यहाँ पर जो है ना 145 की स्पीड से क्या गेंद कर रहा है, सीम स्विंग के ऊपर ही प्लेयर्स आउट होते हैं। तो मेरे ख्याल है मोहम्मद अब्बास को भी चांस बनता था। अब्बास शो में मौजूद थे, जो उनके स्टैट्स थे जिसको कंपेयर किया वहाब रियाज ने, उसमें बहुत ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं। शायद भाई क्विकली मुझे बताइएगा जरा, फिर मैं ज़हीर भाई से भी पूछता हूं। देखिए अब्बास से मीटिंग तो कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे वहाब रियाज नजर आते हैं। अब्बास का कसूर ये 99 टेस्ट विकेट, ये बेहतरीन पाकिस्तान का आगे करने वाला बॉलर, आज भी जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं नेशनल 2020 को आगे गेंद करके उन्होंने बोल्ड आउट किया है, तो बहुत बड़ी मेरिट का कदर किया अब्बास का मेरिट का कदर किया। भाई जरा आप भी कुछ कहते हैं फिर मैं, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट से भी खेल रहे हैं वो। देखिए मैं तो ये कहूँगा, अभी निसार एक लड़का है जिसने कल 5 खिलाड़ी आउट किया, आपने 4 ओवर के अंदर हैट्रिक भी की। आप देखें तो ऑलराउंडर्स हम ढूंढ रहे हैं, तो आप ऐसे बच्चों को आप प्रमोट करें, एनसीए के अंदर ऐसे बच्चों को चांस दें, मौका दें, उनको वहाँ जो है शाइन करें और पाकिस्तान टीम के अंदर लेकर आए। ऐसे बच्चों को शाइन करें। और जब इनके जो कोच हैं स्टेट बैंक के अदनान रसूल, जब या उनके जो असिस्टेंट कोच हैं नवीद, जब वो ऐसा टैलेंट देख के स्टेट बैंक में इंडक्ट कर सकते हैं, ज़हीर भाई इनको स्टेट बैंक में ले सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्काउट्स हैं, जो सिलेक्टर कर रहे हैं, वो अपना काम क्यों सही नहीं कर रहे? यही हमारा हमेशा से जो है वो एक अलमिया रहा है। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले साजिद खान और ज़हीरुल हसन साहब से हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से कि बोर्ड हमारा किस समत में जा रहा है। साहिब भाई अभी आप बात करते हैं कराची की क्रिकेट के हवाले से। वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने खुर्रम मंजूर को ऑफर किया कि खुर्रम मंजूर रिटायर हो जाएं और सिलेक्शन कमेटी में आ जाएं। अगले दिन खुर्रम मंजूर मैन ऑफ द मैच हो गए। असद शफीक को वो ऑफर करते नजर आ रहे हैं, करंट क्रिकेटर को ऑफर करते नजर आ रहे हैं। ये आपको लगता है ये मुनासिब है कि जो है वो आज जो बंदा क्रिकेट खेल रहा है उसको कल वो अपने सफेद किट उतारे और परसों जो है वो कोट पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है एज ए सिलेक्टर? देखिए बहुत बड़ी ज्यादा आपने असद शफीक क्या बात किया, खुर्रम मंजूर का, दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट और पाकिस्तान टीम में उनकी जगह। असद शफीक जो 12 सेंचुरी बनाए, 70 टेस्ट मैच खेले, मुझे समझ में नहीं आता क्यों उसके साथ नाइंसाफी, और उसका ताल्लुक भी कराची से। खुर्रम मंजूर जिसने यकीनी तौर पर 16 फर्स्ट क्लास सीजन में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट ही पाकिस्तान सुपर लीग में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलता है। मुझे याद पड़ता है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया गया था मेरे ख्याल में, मुझे 2012 में उसने 89 रन बनाए थे। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में कराची के लिए 50 रन बनाता है, कोयटा के लिए 50, मगर उसके साथ ही मेरिट का खुला कत्ल किया जाता है। वो खुद में समझ में नहीं आता क्या है, एक ऐसी लॉबी है जो कि के साथ के कराची। सर मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नक्शे में कराची है या नहीं है? पाकिस्तान के नक्शे में तो कराची है। चोट पे नहीं है, डंके की चोट पे नहीं है, सीओ नहीं है वहां पर, क्रिकेट बोर्ड का कोई ऐसा बंदा नहीं है, ना मैनेजर। यहाँ आप मुझे बताइए, नबे तक में चीमा साहब मौजूद है, मंसूर राना जो असिस्टेंट मैनेजर गए हुए, और यकीनी तौर पर रजा जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट 20-30 साल से काम कर रहा है, मीडिया कोऑर्डिनेटर। कहाँ है कराची के लोग? कहाँ चलेगा हमारे जर्नलिस्ट? कहाँ चलेगा हमारे उन लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट इन्होंने इतनी सर्विसेज दी, जिन्होंने इतने कारनामे अंजाम दिए? कहीं भी नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल उनके पीसीबी के नक्शे पे नहीं है। यकीनी तौर पर इंपोर्ट होकर लोग आते हैं, सीईओ बन जाते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन साहब मौजूद हैं, उनके बेटा सारे शॉट मार रहे हैं। यकीनी तौर पर मोहम्मद यूसुफ को अंडर 19 का हेड कोच बनाते थे। ग्रेट शुएब अख्तर की सिफारिश, अजहर अली जो मेरे अपने जराए बताते हैं, अजहर अली से बातचीत गई थी, मोहम्मद यूसुफ यकीन तो इनसे जरा ज़हीर भाई से लेता हूं, अगर मोहम्मद यूसुफ बन सकते हैं तो फिर यूनुस खान क्यों नहीं बन सकते हैं ज़हीर भाई? यूनुस खान बिल्कुल उनको बनना चाहिए। मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बुलाया भी था, मगर मेरा ख्याल है कि यूनुस खान के साथ उनकी कोई बातचीत फाइनल नहीं हो सकी। और यूनुस खान को उन्होंने कोई ऑफर भी की थी, शायद एकेडमी के लिए भी ऑफर की थी, मगर यूनुस खान मेरे ख्याल से राजी नहीं थे। हो सकता है, मैंने ये भी सुना था कि अंडर 19 का जो सारा सेटअप है वो यूनुस खान को देने का प्लान था, फिर वो भी प्लान कैंसिल हो गया। तो वल्लाह आलम ये मतलब अंदर क्या बात है, क्योंकि यूनुस खान के साथ मीटिंग तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चल रही थी, और मेरा ख्याल है कि उनके कोई किसी फाइनल स्टेज पे वो पहुंचे नहीं है, जिसकी वजह से जो है यूनुस खान शायद अभी तक आ नहीं सके। ठीक है, सलमान बट के मामले को किस तरह देखते हैं? सलमान बट का एक जो मसला था वो कहानी खत्म हुई थी, अब उसके बाद वो कमेंट्री के सर्कल में आ गए, सिंगापुर के साथ वो बैटिंग कंसल्टेंट लग गए, उसके बाद उनको दोबारा बोर्ड में लेकर आए, और दोबारा बोर्ड में लेने के बाद थोड़ा सा प्रेशर आया और सलमान बट को हटा दिया गया। एक एज ए क्रिकेटर तो छोड़ ही देना, एज ए इंसान जो उनकी डिसरिस्पेक्ट की है, इस पे क्या कहेंगे? देखें, मेरा अपना ख्याल है कि सलमान बट के साथ बड़ी ज्यादती की है। उन्होंने अपनी सज़ा कंप्लीट कर ली थी।
अब सलमान भट्ट को जो है उन्होंने सेलेक्टर नहीं लिया था, ऐसे कंसल्टेंट लिया था कि क्योंकि वो कमेंट्री करते थे मुख्तलिफ जगहों पे, तो उनको पता था कि डोमेस्टिक क्रिकेट ऑर्गेनाइज भी करता, आपको याद है रमजान में बड़ा अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। तो सलमान भट्ट के बारे में यही था कि उन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा एज ए कंसल्टेंट थे, वो प्लेयर्स को जानते थे डोमेस्टिक लेवल पे कौन से प्लेयर किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ हेल्प के लिए लिया था, उनको सेलेक्टर नहीं बनाया था, जो इतना इशू बना दिया। मैं समझ रहा हूँ नेगेटिव बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ लोग हो जाते हैं और उसको इतना पर्सनल हो जाते हैं कि किसी की जाती हैसियत पे जो है उसको उछालने लग जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसलिए क्रेडिट दूंगा क्योंकि 12 मेरे आपके इख्तिलाफात होते हैं कि जिसको आप अपना दोस्त समझते हैं उसको आप आउट ऑफ द वे जाके आप उसको डिफेंड भी करते हैं कि जो जिसकी वजह से मेरे आपके इख्तिलाफात भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे वहाब रियाज ने दोस्त भी कहा और जब प्रेशर आया तो सलमान भट्ट को हटा भी दिया। ये कैसी दोस्ती नहीं भाई? देखिए वहां पर बहुत बड़ी जात की सबसे बड़ी लाहौर की सबसे बड़ी बसन उनके घर में होती है। यकीनी तौर पर दोस्ती अंडर 17 से थी वहाब की, यकीनी तौर पर सलमान भट्ट यकीनी तौर पर जैसे जहीर भाई बात करें, आप बात करें, बहुत बड़ी ज्यादती की वहाब रियाज ने और स्टैंड लेना चाहिए था। जैसे ग्रेट वसीम भाई ने बात की, स्टैंड लें, डंके की चोट पे ले। वसीम अकरम जो बात कर रहे हैं डंके की चोट पे कर रहे हैं। यहाँ सलमान भट्ट के साथ खुली खुली मेरिट का कत्ल किया गया है और जितना अच्छा वो एनालिस्ट है, जितना अच्छा वो कोच है, जितना अच्छा वो कप्तान गुजरा है, वो उस 2010 पे नहीं जा रहा। ऐसे इंसानियत बात कर रहा हूं, इंसान गलतियां करके सीखता है, मगर यहाँ वहाब रियाज ने यकीनी तौर पर उसको पूरे खुले समंदर में फेंक दिया। वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो गया और यकीनी तौर पर वहाब रियाज ने बहुत बड़ी ज्यादती की सलमान भट्ट के साथ। बिल्कुल ज्यादती इसलिए ज्यादती की कि अगर पुरानी बातें अगर जहन में रखनी थी तो फिर उनको लेते ही नहीं, और लिया था तो फिर उनको सपोर्ट करते। लेकिन अभी ये दोस्ती यारी की आप बात करेंगे, दो दोस्त जो पाकिस्तान में दोस्त हैं, कराची में दोस्त हैं, बफर जोन में दोस्त हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाके वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बोले भाई मैंने तो कोई काम कहा ही नहीं था, भाई मैं तो आपको अंदर कोई काम कहूंगा ही नहीं। ये क्या हो रहा है वहां पे? देखें सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सैफी यकीनी तौर पर अब्बा अब्बा है, बेटा बेटा होता ही है। अली सलमान बहुत से लोगों को पता नहीं होता। सरफराज यकीनी तौर पर नौजवान नस्ल का रोल मॉडल है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का रोल मॉडल है। जहां सऊद की बात की जाए, बच्चे छोटे बच्चों की तरह उसको परखाया, यकीनी तौर पर आज की बात नहीं है, ये नेट कराने की बात होती है। आजकल आपको यकीनी तौर पर आपने देखा अपना हमारा जो बच्चा हमारा जिसको हमने कोचिंग की है अंडर 16-17 में, साइम अयूब, वो आजकल सरफराज के बहुत ज्यादा करीब है। और सरफराज को यकीनी तौर पर जिस तरह सरफराज को उल्टे नेट पे बॉल और बैट की तरह खेलते ना, दो पेयर बनाने की बात हो रही है, तो इस तरह की पेयर की बात हो रही थी, वो इस तरह की बात है, उसको लोगों ने गलत इसमें ले लिया है। और ये चीज को मैं समझता हूँ इतनी हाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और सरफराज की नौजवान का रोल मॉडल है। ये एक चीज बताते चलो अली सलमान, ये आपको शान मसूद को मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट इसलिए दूंगा, जो रिस्पेक्ट सरफराज अहमद साहब को दी गई है ड्रेसिंग रूम में, ये बहुत खुशाइन बात है। पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में मैं सलूट करता हूं शान मसूद को, उसने बहुत पाकिस्तान के 55 टेस्ट मैच खेलने वाला, 3000 टेस्ट में रन बनाने वाला बेबी आउट फॉर लीडिंग सरफराज अहमद को बाबर और उन लोगों ने उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी थी 2000 जिससे सरफराज ने कम बैक किया है। तो इस शान मसूद को और पूरी मैनेजमेंट को, चीमा साहब को, हफीज को क्रेडिट जाता है, सरफराज को रिस्पेक्ट दिया और उम्मीद करता हूं सरफराज की पर्थ की विकेट पे एक आउटस्टैंडिंग इनिंग देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह हम सब दुआ करेंगे पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे, सरफराज ही नहीं बल्कि इमाम भी वहां परफॉर्म करें, अब्दुल्ला शफीक भी परफॉर्म करें, क्योंकि पाकिस्तान के सब जलाली परचम की इज्जत ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं के हाथों में। लेकिन जो आप बात करते हैं ना, अब्बा की बात कर देते हैं, वसीम अकरम की आप बात कर देते हैं, भाईजान हो जाते हैं, आसिफ मुस्तफा की बात करते हैं, उनको भी अब्बा कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने आपको ऐसे क्रिकेटर हम आपको ऑनर लेते हैं, लेकिन आप जो है ना मुझे डायरेक्टर लगते हैं, कहानी घर घर की है। नहीं बिल्कुल सही बात है। देखिए यकीनी तौर पर सरफराज के मेरे आज से साथ तो नहीं है, 2020 साल हो गए उसके साथ का, और वसीम भाई के मेरे साथ 40 साल हो गए, मोइन खान, ये सरफराज अहमद, ये आज के लोग नहीं है, बाइबत क्रिकेट में तो वक्त आ रहा है। आसिफ मुश्ताक मैं उसका कप्तान अंडर 90 करा, अब्बा जी की जितनी बात की जाए, उनकी अम्मा के पराठे, उनके मरूम वालिद साहब की खिदमत, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ तो वक्त ऐसा गुजरा मैं आपको बता नहीं सकता। मगर ये यकीनी तौर पर इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से जरूर ये बात करते चले, ज्यादतियों की खत्म करना चाहिए, मेरिट का कत्ल नहीं होना चाहिए, मेरिट का कत्ल नहीं होना चाहिए। जहीर भाई जाते आते मुझे बताएं, अभी रविंद्र जडेजा को एक ऑफर हो गई है कि अगर वो आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग की ऑफर मिले आप कबूल कर लेंगे। जडेजा का बड़ा अच्छा रहा अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक, आपको लगता है कि जडेजा को कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि उनके पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ खुसूसन बासित अली, राशिद लतीफ के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप है? देखें नो डाउट पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको जो है हम कोचिंग के लिए ला सकते हैं, जैसे हफीज़ ने एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाया है। मगर है कि ये मुझे खुशी हुई है कि जडेजा ने जो है ये बात कही है कि मैं पाकिस्तान अगर मुझे ऑफर करे तो मैं आऊँगा। तो देखें उनके मतलब है कि ये दिल की आवाज़ है, पाकिस्तान ले या ना ले वो एक अलग बात है, मगर है कि कम अज़ कम है कि इस तरह के बयान से जो है आपस के अंदर जो है रंजिशें ख़त्म होती हैं, ताल्लुकात बढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत बढ़ती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा बयान है उनका। बाकी तो पाकिस्तान की मर्ज़ी, ऑलरेडी आप देखें हफीज़
के आने के बाद जो है माशाल्लाह टीम में जान पड़ गई है। और वो आप देखें मिकी अर्थर पवेलियन के अंदर बैठ के जो है कोचिंग करते थे, और मोहम्मद हफीज़ जो है प्लेयर्स के साथ फुटबॉल भी खेल रहे होते हैं, क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, और अंदर घुस के जो है एक एक चीज़ पे नज़र रखी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा अच्छा डिसीजन है ठीक है। पाकिस्तान का। अच्छा साहब, दो सवाल है क्योंकि मुझे शो को वाइंड अप करता हूं, जल्दी से मुझे दोनों का जवाब दें। एक तो जडेजा को जो ये जिक्र निकला, उन्होंने जडेजा ने कहा कि मैं ऑफर कबूल कर लूंगा। दूसरा, आज गौतम गंभीर और श्रीशांत जो है वो लीग के मैच में आपस में लड़ पड़े। ये गौतम गंभीर तो स्ट्रीट फाइटर बनते नजर आ रहे हैं। उनको स्ट्रेट प्रायोरिटी बढ़ना चाहिए और उनको पीठ की कुटाई होना चाहिए। गौतम गंभीर की जितनी पिटाई हो कम को बहुत ज्यादा बैक फायर कर जाते हैं, जो यकीन विराट कोहली की शक्ल उनको हर वक्त सोते जाते नजर आती है। मगर अजय श्रीशांत से लड़ पड़े मैच में वो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अजय जडेजा का आपने जिक्र किया, यहाँ क्रेडिट दूंगा बासित अली साहब को और राशिद लतीफ को, जितने अच्छे दोस्त होते हैं भाइयों की तरह, और आज भी यकीनी तौर पर बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अजय जडेजा यकीनी तौर पर ये मैं उसका वादा गवाह हूं, यकीनी तौर पर मैं बात शायद मेरा बासित मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और बासित यकीनी तौर पर अजय जडेजा जो अंडर 19 में खेलने आते थे, मैं अपना लाइन्स एरिया आ चुका है, यकीनी तौर पर राशिद अली जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, उनकी दोस्ती यकीनी तौर पर काम आई। अजय जडेजा जिस तरह ब्रांड पाकिस्तान नेशनल टीवी भी आके बात करके गए, तो ये और ग्रेड पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ और बासित अली को जाता है, और इन लोगों की खिदमत का फायदा लेना चाहिए। ठीक है, फायदा लेना चाहिए साहिद भाई, वक्त कम है। मैं जरा अगले किसी शो में इसको फिर मजीद हम कंटिन्यू भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच ज़ेर भाई। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।